नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि आज के भारत का जो ढांचा है, उसका ब्लूप्रिंट, उसकी नींव कहां से आई? आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की गहराई में उतरने वाले हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। ये कोई मामूली कानून नहीं था। ये वो आधारशिला थी जिस पर हमारे देश का भविष्य खड़ा हुआ। तो चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। आज हम जिस भारतीय संविधान को जानते हैं, उसका लगभग 2/3 हिस्सा सीधे सीधे इसी एक एक्ट से लिया गया है। ये आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। इसीलिए 1935 के इस अधिनियम को समझना आज के भारत को समझने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि यह संविधान का मुख्य स्रोत कैसे बना। फिर संघ और प्रांतों के ढांचे को समझेंगे। इसके बाद शक्तियों के बंटवारे पर नजर डालेंगे और फिर जानेंगे कि इसे लेकर इतनी तीखी आलोचना क्यों हुई। और आखिर में बात करेंगे इसकी विरासत की। तो चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। ये अधिनियम हमारे संविधान का मुख्य स्रोत आखिर बना कैसे? देखिए, यह समझना होगा कि यह दस्तावेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए जितने भी कानून पास किए, उनमें यह अब तक का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कानून था। इसके साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। मतलब इसने भारतीय शासन के हर छोटे बड़े पहलू को कवर करने की कोशिश की थी, जो इसकी जटिलता को भी दिखाता है। अब देखिए, इस पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया था। उन्होंने इसे कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों का उपकरण। इसका सीधा सा मतलब यह था कि ये एक्ट में लिखी बातें सरकार के लिए सिर्फ गाइडलाइंस थीं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। सरकार की मर्जी, वो उन्हें लागू करे या ना करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्ट ने भारत के प्रशासनिक ढांचे को कैसे बदलने की कोशिश की। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन और ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त प्रांतों की परिकल्पना करके ब्रिटिश राज की पूरी तस्वीर ही बदलनी चाहिए। इस एक्ट का एक बहुत बड़ा सपना था, एक अखिल भारतीय संघ बनाना। प्लान यह था कि इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और जो देसी रियासतें थीं, वो सब एक साथ आएंगी। हालांकि यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा। एक तरफ तो प्रांतों से द्वैध शासन यानी दोहरी सरकार को खत्म करके उन्हें आजादी दे दी गई, लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, वही द्वैध शासन अब सेंटर में यानी केंद्र में लागू कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स थे, वो अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल में ही थे। एक और जरूरी बदलाव हुआ। उस समय के 11 प्रांतों में से 6 में 2 सदनों वाले विधानमंडल बनाए गए, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों। और ये प्रांत थे असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ठीक है, ढांचा तो बन गया, लेकिन पावर कैसे बटेगी? अब जरा शासन की मशीनरी के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया था, जो कि इसके फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे जरूरी हिस्सा था। तो शक्तियों को 3 लिस्ट में बांट दिया गया। पहली थी फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 विषय थे और इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें 54 विषय थे और इस पर प्रांतों को अधिकार था। और तीसरी थी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 36 विषय थे और इस पर दोनों कानून बना सकते थे। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर कोई ऐसा विषय हो जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं भी ना हो, तो उसका क्या? उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास जाएगी? यहीं पर असली खेल था। ये शक्ति, जिसे अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल को दे दी गई। इसी से हर चीज पर आखिरी ब्रिटिश कंट्रोल पक्का हो गया। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है और एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1935 के इस एक्ट के तहत की गई थी? एक पल के लिए सोचिए जरा। और इसका जवाब है नहीं। ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत नहीं, बल्कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है। इस एक्ट ने कई ऐसे संस्थानों की भी नींव रखी जो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। इसने एक फेडरल कोड बनाया जो आज़ादी के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट की देन है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या भारत में इसका जोरदार स्वागत हुआ?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उस दौर की तरफ चलते हैं जब भारतीय नेताओं ने इसकी धज्जियां उड़ा दी थीं। ये एक्ट भारतीय उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा था। जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे सीधे सीधे गुलामी का एक नया अधिकार पत्र या अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी कह दिया। उनके लिए ये आज़ादी की तरफ एक कदम नहीं, बल्कि गुलामी को एक नया कानूनी चोला पहनाने जैसा था। और नेहरू की ये बात तो बहुत मशहूर हुई। उन्होंने कहा कि ये एक्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक्स तो बहुत सारे हैं, पर उसे चलाने के लिए कोई इंजन ही नहीं है। मतलब कंट्रोल करने के तो 1000 तरीके थे, पर देश को आगे बढ़ाने की असली ताकत नहीं दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना भी आलोचना करने में पीछे नहीं थे। उन्होंने तो इसे थरली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल कहा, यानी पूरी तरह से सड़ा हुआ दस्तावेज। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुस्सा कितना ज्यादा था। और जिन्ना की इस कड़ी टिप्पणी के पीछे एक बड़ा सांकेतिक कारण था। जानते हैं क्या? इस इतने बड़े एक्ट की अपनी कोई नई प्रस्तावना, कोई नया प्रियम्बल ही नहीं था। इन्होंने बस 1919 वाले एक्ट की प्रस्तावना को ही कॉपी पेस्ट कर दिया था। ये एक नई सोच की कमी को साफ साफ दिखाता था। तो इतनी आलोचनाओं के बाद भी क्या ये एक्ट बस एक फेलियर था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका एक स्थायी प्रभाव पड़ा है जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। तो चलिए इसकी विरासत को समझते हुए इस चर्चा को समेटते हैं। अगर हम इसके स्थायी प्रभावों को देखें तो इसने भारत के संविधान को उसका बुनियादी ढांचा दिया, फेडरल कोर्ट की नींव रखी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया और सबसे जरूरी, प्रांतों को जो स्वायत्तता मिली उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, 1935 का यह अधिनियम क्या वाकई गुलामी का एक नया दस्तावेज था जैसा नेहरू ने कहा, या फिर तमाम पाबंदियों के बावजूद ये स्वशासन की तरफ एक जरूरी, भले ही अधूरा कदम था? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल